everyone, welcome back to this classes. My name is Shasta Parveen and you are watching SS classes. So all my dear students, today I will discuss the biology class 8 ICSE board. The name of chapter is health and hygiene. हेल्थ एंड हाइजीन भाई हम लोग को पढ़ना है, हम लोग डिस्कस करेंगे आज का चैप्टर हेल्थ एंड हाइजीन। इससे प्रीवियस के चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके थे नर्वस सिस्टम को, हमारा लास्ट चैप्टर था नर्वस सिस्टम, है ना। तो नर्वस सिस्टम को हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या होता है, कैसे होता है, सब कुछ पढ़ चुके हैं हम लोग इसके बारे में। आज मैं पढ़ूंगी, मतलब बताऊंगी आप लोगों को हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में। ये चैप्टर बेटा हेल्थ एंड हाइजीन वाला जो है वो आप लोगों को क्लास 9th में भी पढ़ने को मिलेगा, तो इस वजह से आप थोड़ा अच्छे से पढ़ लो, इसमें ही क्लास 8 में ही अच्छे से पढ़ो ताकि आपका अच्छे से हो जाए। हेल्थ एंड हाइजीन बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी चैप्टर है बच्चा, आपको इजीली समझ में आएगा कि इसमें क्या हो रहा है, क्या क्या करना है। तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट गेट स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। न्यू वर्ड्स में पहला लाइन है हमारा हेल्थ। एक बार इसको देख लेते हैं, समरी कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो पहले देखते हैं हेल्थ। हेल्थ क्या होती है भाई? हेल्थ एक ऐसी स्टेट होती है किसी पर्सन की जिसमें वो फिजिकली, मेंटली एंड सोशल वेलबींग हो। मतलब किसी पर्सन को हेल्दी तभी कहा जाएगा जब वो फिजिकली, मेंटली एंड सोशली वेलबींग हो, अच्छा हो। मतलब उसको मेंटली डिस्टर्ब ना हो, फिजिकली डिस्टर्ब ना हो, उसको हाथ पैर में कहीं वैसे कोई चीज़ें ना हो, सोशल वेलबींग हो, उसका बर्ताव सबके लिए अच्छा हो। डैट मीन्स दैट इज़ हेल्थ। डिजीज़ क्या होता है? डिजीज़ एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जो हमारी बॉडी में डिजीज़ कॉज करता है, डैट इज़ कॉल्ड डिजीज़। ठीक है, तो हमारी बॉडी में जो भी डिसऑर्डर होता है, जो भी कमियां होती हैं, जो भी बाहरी पार्टिकल्स आ जाते हैं जो डिजीज़ कॉज करते हैं, इट्स कॉल्ड डिजीज़। पैथोजेंस क्या होते हैं? डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत छोटे होते हैं जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, बहुत छोटे होते हैं जिनको हम लोग माइक्रोस्कोप के जरिए देख सकते हैं, वो सारे क्या कॉज करते हैं? वो सारे डिजीज़ कॉज करते हैं, और ऐसे डिजीज़ कॉजिंग एजेंट को हम लोग बोलते हैं पैथोजेंस। ठीक है। कॉन्जेनिटल डिजीज़ क्या होते हैं भाई? ऐसे डिजीज़ जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाते हैं सिंस बर्थ। ठीक है, बर्थ के बाद, बर्थ से पहले। जैसे कि मान लो सपोज करो कि अगर कोई व्यक्ति है, कोई मतलब दो पेरेंट्स हैं, उनके मम्मी पापा को एड्स है, तो बच्चे में भी जाने का वो खतरा रहता है। कॉन्जेनिटल डिजीज़ मतलब जो जेनेटिकली ट्रांसफर हो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। समझ रहे हो बात को? अब है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी जो होता है वो प्रोटीनियस मॉलिक्यूल होता है, प्रोटीनियस मॉलिक्यूल होता है जो प्रोड्यूस करता है हमारी बॉडी में। ठीक है, एंटीबॉडी बनाता है फाइट अगेन द जर्म्स, यानी कि हमारी बॉडी में जो भी बाहरी पार्टिकल्स गए हैं उनसे लड़ने के लिए जो एंटीबॉडी बनाता है उसको हम बोलते हैं हमारा एंटीबॉडी, है ना। ये प्रोटीनियस मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन प्रोटीनियस मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं हम लोग? एंटीबॉडी। फिर है हमारा इम्यूनिटी। इम्यूनिटी जो होता है वो पावर होता है रेजिस्ट एंड ओवरकम इन्फेक्शन। जो भी इन्फेक्शन हमारी बॉडी में हो रहे हैं उनसे रोकने का काम करता है हमारा इम्यूनिटी। जब कोरोना काल चल रहा था तब आप लोगों को ये पता था ना, सब लोग कह रहे थे कि जिसकी इम्यूनिटी मजबूत है वो कोरोना से लड़ पाएगा, जिसकी इम्यूनिटी मजबूत नहीं है उसको ही कोरोना इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली हमारा इम्यूनिटी जो होता है वो एक पावर होता है जो हमारी बॉडी को किसी भी इन्फेक्शन के अगेंस्ट रेजिस्ट करता है, बचाता है, शक्ति देता है। ठीक है, अब देखो फिर है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन भाई मेथड ऑफ मेकिंग द बॉडी इम्यून टू पर्टिकुलर डिजीज़। कोई डिजीज़ हमारी बॉडी में हो रहा है, जैसे कि हम कोरोना की ही बात करें, फिर से एग्जांपल लेती हूँ कोरोना का, क्योंकि कोरोना से सब लोग बहुत ग्रस्त थे, है ना। तो कोरोना काल में क्या हो रहा था? वैक्सीन कैसे बनाई जा रही थी कि किसी उसी कोरोना काल से हमें कोरोना से बचना है, तो हमें कोरोना की ही वैक्सीन दी जा रही थी। ठीक है, तो वैक्सीनेशन में होता क्या बेटा? आपको पता है कि कोरोना के वायरसेस को ही मार करके डेड फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर डाला जाता है वैक्सीन के रूप में, ताकि हमारा बॉडी जो है उसके अंदर रह करके उसको पहचान करके उसके प्रति एंटीबॉडी बना ले, उससे लड़ सके। ठीक है, तो ये वैक्सीनेशन वही होता है। मतलब मेथड द बॉडी ह्यूमन इज पर्टिकुलर डिजीज़, किसी पर्टिकुलर डिजीज़ को लेकर के लड़ने के लिए हम जो वैक्सीन तैयार होती है हमारी बॉडी में उसको बोलते हैं वैक्सीनेशन। फिर है इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन क्या होता है भाई? वैक्सीनेशन बॉडीज अगेंस्ट डिजीज़। जो भी हमारे बॉडी के अंदर वैक्सीन बनती है उसको हम लोग बोलते हैं इम्यूनाइजेशन। कम्युनिकेबल डिजीज़ ऐसे डिजीज़ होते हैं जो स्प्रेड होते हैं किसी इन्फेक्टेड पर्सन से, जिस किसी को एक डिजीज़ है उससे किसी हेल्दी पर्सन में फैलते हैं, तो उनको बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़। कैंसर एक एबनॉर्मल अनकंट्रोल ग्रोथ है हमारे सेल की, हमारी बॉडी की। जब हमारे बॉडी में कोई सेल अनकंट्रोल हो जाती है, मतलब लगातार ग्रोथ कर रही होती है, तो वो सिस्ट के साथ बार में कैंसर का रूप ले लेती है, बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाती है। फिर एलर्जी। एलर्जी एक अनयूजुअल हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन है बॉडी टिश्यू सम स्पेसिफिक सब्सटेंसेस। हमारी बॉडी में जो है कुछ ना कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिसके प्रति हमको एलर्जी होती है। जैसे मुझे है धुएं से, मुझे है गर्दा से, है ना, डस्ट पार्टिकल से। डस्ट पार्टिकल जैसे जैसे आपको होगा, अगर डस्ट पार्टिकल से जैसे ही डस्ट पार्टिकल आपके नोज़ में जाएंगे तो आपको छींके खांसी आना स्टार्ट हो जाएगी।
तो उसी को बोलते हैं, मतलब हमारी बॉडी किसी ना किसी चीज़ को लेकर, किसी सब्सटेंस को लेकर काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती है, हाइपर सेंसिटिव होती है, मतलब उस चीज़ को वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो उसको हम लोग बोलते हैं उसकी एलर्जी, बोलते हैं ना मुझे इससे एलर्जी है, मुझे खाने से एलर्जी है, मुझे धुएँ से एलर्जी है, बोलते हैं लोग बहुत सारी बातें। अब है नेक्स्ट हमारा फर्स्ट एड। फर्स्ट एड भाई इमीडिएट केयर और गिवन टू विक्टिम। किसी भी एक्सीडेंटल पर्सन को या किसी भी इंसान को जो सबसे पहले डॉक्टर में वहाँ जाने से पहले जो है ट्रीटमेंट दिया जाता है उसी को तो बोलते हैं फर्स्ट एड। तो ये सारे न्यू वर्ड थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम लोग डिटेल से अपना चैप्टर को पढ़ेंगे, है ना। तो चलिए बच्चा लोग, तो सबसे पहले इसमें कहा गया है कि टू मेंटेन अ हेल्दी बॉडी सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ राइट टाइप ऑफ फूड इज़ रिक्वायर्ड। भाई अगर हमें अपनी बॉडी को हेल्दी रखना है तो हमें सफिशिएंट मतलब कि एक निश्चित मात्रा में सभी फूड आइटम खाने चाहिए। ये नहीं कि मुझे बैगन नहीं पसंद है, मुझे ये नहीं पसंद है, मुझे वो नहीं पसंद है, सब कुछ खाना चाहिए। अपनी डाइट में हमें सब कुछ शामिल करना चाहिए, प्रोटीन वाले सामान भी, विटामिन वाले सामान भी, मिनरल भी एंड कार्बोहाइड्रेट भी। तो जब ऐसा कंडीशन होता है कि हम अपनी बॉडी में राइट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स को ऐड कर लेते हैं तो इसे कहते हैं बैलेंस डाइट। और अगर कोई भी चीज़ अब्सेंस हुई, इसमें से कोई भी चीज़ की कमी हुई, लाइक प्रोटीन की हो गई, कार्बोहाइड्रेट की हो गई या मिनरल की हो गई, तो हमारा जो प्राइमरी न्यूट्रिशन होता है वो हमें नहीं मिल पाएगा और माल न्यूट्रिशन हो जाएगा। मतलब हमारी फूड में, हमारे भोजन में इन सब की कमी होने की वजह से हम लोग बीमार पड़ जाएंगे। इवन अनएडिक्वेट ईटिंग द फूड ऑफ लेट माल न्यूट्रिशन, अगर ज़्यादा भी खा लिया है, इनएडिक्वेट मैनर में भी खा लिया तो भी उसमें हम लोग बीमार पड़ जाते हैं, तो भी वो माल न्यूट्रिशन की कंडीशन ही कहलाती है। In order to maintain a good health, balanced diet is only requirement of even personal hygiene, environment, cleanliness, a major necessity. अगर हम अपने आप को गुड हेल्थ मेंटेन करनी है हमारी, तो हमें बैलेंस डाइट को एक प्रॉपरली रिक्वायरमेंट में खाना चाहिए। ये नहीं कि हम किसी भी चीज़ को कितने भी अमाउंट में खा रहे हैं, एक निश्चित अमाउंट में हमें खाना चाहिए। और अपने सराउंडिंग को, अपने अंदर जो पर्सनल हाइजीन है, जो अपने खुद की सफाई है, उसे सही से करना चाहिए। इट इज़ सो बिकॉज डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स फाउंड इन अनक्लीन इन्वायरमेंट अराउंड अस। क्योंकि भाई हमको पता है कि जितने भी डिजीज़ कॉजिंग एजेंट होते हैं या फिर डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रोबैक्टीरिया होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, वो सारे अनहेल्दी जगह पे रहते हैं, जहाँ साफ़ सफाई नहीं होती वहीं पर मौजूद होते हैं। तो हमें सबसे पहले अपने आप को साफ़ सुथरा रखना है, क्लीन रखना है। कीपिंग योर इन्वायरमेंट क्लीन, मेंटेनिंग द पर्सनल एंड कम्युनिटी हाइजीन नॉट हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ कॉजिंग डिजीज़ बट इज़ ऑल्सो चेक द डिजीज़ फ्रॉम स्प्रेडिंग। अगर हम खुद को साफ़ सुथरा रखेंगे, अपने इन्वायरमेंट को साफ़ सुथरा रखेंगे, तो हम सिर्फ खुद को नहीं बचाएंगे, पूरी कम्युनिटी को बचाएंगे, हर किसी को डिजीज़ फैलने से बचाएंगे। यू मे फॉल इफ यू डू जम्प्स एंटरिंग बॉडी ड्यू रॉन्ग फूड हैबिट्स। आपको याद है कि कभी कभार आप लोग जो है कुछ गंदा खाने की वजह से बीमार पड़ जाते हो अपनी इस हैबिट की वजह से। बोथ डिफिशिएंसी एंड एक्सेस न्यूट्रिशन कैन ऑल्सो डिजीज लाइक सिम्टम। तो उसमें कुछ सिम्टम इंक्लूड होते हैं, मतलब कुछ कैरेक्टर दिखाई देते हैं। मान लो बाहर का कोई सामान आप लोगों ने खा लिया, उसमें कुछ इन्फेक्शन थे, वो आपकी बॉडी में गया तो आपको इन्फेक्ट करेंगे, उसमें कुछ सिम्टम दिखाई देते हैं, पेट में दर्द होना ये वगैरह। ठीक है, तो यही कहा जा रहा है कि अपने इन्वायरमेंट को क्लीन रखेंगे तो हम खुद भी साफ सुथरे रहेंगे। अब है गुड हेल्थ। तो भाई गुड हेल्थ को लेकर देखो सबकी डेफिनेशन अलग अलग है। डेफिनेशन जो है हेल्थ को लेकर के बहुत वेरी कर रही है, हर जगह अलग अलग है, वेरीज पर्सन टू पर्सन। अगर हम एक रेसलर की बात करें, जो लोग कुश्ती करते हैं, अगर हम उनकी बात करें तो उनका मतलब मायने क्या है हेल्थ का? उनके मायने हेल्थ का है स्ट्रॉन्ग शोल्डर। उनका शोल्डर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए भाई, कंधे स्ट्रॉन्ग होने चाहिए और थाई मसल्स और उनकी जांघें स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ताकि वो लोग जो है रेसलिंग अच्छे से कर पाएँ। तो हर किसी के ज़िंदगी में हेल्थ के अलग अलग मायने हैं, अलग अलग विचार हैं। जैसे एक डांसर की बात करें तो डांसर का मतलब क्या है? डांसर कैसे बताएगा कि वो हेल्दी है? उसकी बॉडी स्लाइमी होनी चाहिए, मतलब स्लिम, एकदम पतला दुबला होना चाहिए और ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी। देखा है ना, अगर हम लोग मोटे हो जाएंगे तो डांस करने में क्या होगी? प्रॉब्लम होगी, है ना। ऐसा नहीं कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम थोड़ी बहुत होगी। फिर बात करें एथलीट की। एथलीट का मीन्स है कि उसका बॉडी में क्या होना चाहिए? उसकी बॉडी में ज़्यादा स्टैमिना होना चाहिए, एकदम पावरफुल होना चाहिए, इसे नहीं कि लूंज पुंज इधर उधर पड़ा हुआ है ना। और लंग कैपेसिटी भी, उसकी जो लंग कैपेसिटी है वो भी ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन डॉक्टर क्या कहता है? डॉक्टर के केसेस में प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ऑल ऑर्गेन इन द बॉडी एंड बॉडी फ्री ऑफ मैनी डिजीज़। अगर हमारी बॉडी का सारा ऑर्गेन प्रॉपरली काम कर रहा है, सही ढंग से काम कर रहा है और उसमें कोई डिजीज़ नहीं है, उसका बॉडी जो है, उसका शरीर जो है वो डिजीज़ फ्री है, कोई इसके अंदर बीमारी नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हेल्दी पर्सन बोलेंगे, या फिर हम बोलेंगे उसकी हेल्थ गुड है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बाद में आप लोगों ने सुना होगा बच्चा लोग, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं WHO,
ये पार्ट होता है यूनाइटेड नेशन का, जो कि हमारी सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। मतलब हमें कौन सी दवाई खानी है, ये सारी योजनाएं बनाता है, कौन कौन सी दवाई हम लोग चल सकती। कोई भी दवाई जो है वो चलने से पहले यूनाइटेड नेशन में पास होती है। जैसे आप लोग के स्कूल के प्रिंसिपल हैं, कोई भी चीज़ मतलब नहीं होती है तो उसको पहले साइन करेंगे, नहीं प्रिंसिपल का साइन करो तभी ये आगे चीज़ आगे बढ़ेगी। तो वैसे ही बिल्कुल WHO होता है जो हमारी हेल्थ को ऑर्गेनाइज करता है ना। कोरोना काल में भी जो अलग अलग वैक्सीन बनाई जा रही थी तो उसको पहले टेस्ट करवाया जा रहा था WHO के जरिए। जब वो पास कर दे रहा था कि हाँ भाई ये वैक्सीन सही है, तभी हम लोग तक वो चीज़ पहुँच रही थी। समझ रहे हो बात को। तो डिफाइन हेल्थ एज नॉट परली एब्सेंस ऑफ डिजीज़। लेकिन WHO क्या कहता है, WHO के अनुसार कि नॉट मेरली एब्सेंस ऑफ डिजीज़ बट स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल सेल्फ। मतलब ये नहीं कि अगर हमारे अंदर कोई डिजीज़ नहीं है तो हम स्वस्थ हैं। ऐसा भी होना चाहिए कि हमारे अंदर सिर्फ कोई डिजीज़ ना हो, हम लोग फिजिकली एक्टिव हों, हम लोग मेंटली डिस्टर्ब ना हो। जैसे आजकल देख रहे हो भाई, दुनिया भर के लोग जो है परेशान है, डिप्रेशन में है, तो वो भी तो एक बीमारी है ना। तो वो भी नहीं होना चाहिए। सोशल वेलबींग मतलब एकदम अच्छे खासे अच्छे हट्टे कट्टे एकदम सही सुथरे एकदम साफ सुथरे रहने चाहिए। तो ये सारी डिफिनेशन जो है वो बिट आइडियलिस्टिक हैं बट सर्टेनली गुड हेल्थ। ये सब तो आइडियलिस्टिक है, इसको हम लोग कर सकते हैं, लेकिन मेनली गुड हेल्थ मीन्स होता क्या है, फ्री फ्रॉम डिजीज़। आपका शरीर सारे डिजीज़ से, सारी बीमारियों से दूर रहें। तो कुछ टिप्स हैं जिससे आप लोग अपने हेल्थ को मेंटेन कर सकते हो, गुड कर सकते हो। जैसे ईट लेस फैट, हमें चर्बी वाले सामान कम खाने हैं, हमें फैट लेस भोजन खाना है। ईट मोर फाइबर, हमें ज़्यादातर फाइबर वाले सामान खाने हैं। जैसे पालक में फाइबर होता है ना, रेशे वाली सब्जियां खानी है, रेशे वाले सामान खाने हैं जिसमें रेशे ज़्यादा हों। ईट लेस शुगर, हमें कम शुगर चीनी का इस्तेमाल करना है। ईट लेस सॉल्ट, हमें नमक का कम इस्तेमाल करना है। शुगर का क्यों करना है, ताकि डायबिटीज़ ना हो। सॉल्ट का क्यों करना है, ताकि इसमें हमारा आयोडीन की कमी है ज़्यादा या बढ़ ना जाए। अवॉइड बिकमिंग ओवर वेट, ब्लड प्रेशर भी मेंटेन करने के लिए है ना। अवॉइड बिकमिंग ओवर वेट, भाई अपनी बॉडी को वेट को भी मेंटेन रखना है हमें, है ना। तो ये सारे टिप्स अपना करके हम अपनी हेल्थ को गुड कर सकते हैं। फिर है गुड हेल्थ जो होती है वो नेसेसरी कंडीशन फॉर अवर पर्पसफुल एक्सटेंशन इन द वर्ल्ड। आजकल की दुनिया में बेटा स्वास्थ्य ही जो है, बोलते हैं ना स्वास्थ्य ही धन है, सबसे बड़ा धन स्वास्थ्य है। अगर आप स्वस्थ हो तो समझ लो आपके पास सारा धन है, सब कुछ है आपके पास, गाड़ी बंगला सब कुछ है। और अगर स्वस्थ नहीं हो तो क्या करोगे आप लोग, स्वस्थ नहीं हो अगर आप लोग, तो आप लोग गाड़ी बंगला ये सब का क्या करोगे, कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये पर्सन कैन बी सैड टू बी हेल्दी और गिव हैविंग गुड हेल्थ। हम किसी पर्सन को कब कहेंगे कि वो हेल्दी है और गुड हेल्दी है, तो पहली कंडीशन उसमें होनी चाहिए ही हैज़ नो सिकनेस और डिजीज़, उसमें कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, है ना। देयर इज़ नो फिजिकल हैंडीकैप, वो फिजिकली हैंडीकैप नहीं होना चाहिए। मतलब जो लोग देखते हो हाथ पैर से अपंग होते हैं, कोई पैरों से चल नहीं सकता है, कोई हाथ से मतलब हाथ का यूज़ नहीं कर पाता है, तो उसको बोलते हैं हैंगल, ठीक है, हैंडीकैप। लेकिन आजकल देखा है आप लोगों ने, हैंडीकैप लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं बेटा, उन लोग हर चीज़ को कर सकते हैं। तो दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जो वो कर नहीं सकते, कोई नहीं कर सकता। ये तो सिर्फ इसकी बेसिस पे लाइन दी हुई है ना। ही हैज़ नो मेंटल प्रॉब्लम, उसको मेंटल प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, मेंटली डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, है ना। ही हैज़ नो सोशल टेंशन, कोई सोशली टेंशन नहीं होना चाहिए, किसी के ऊपर का दबाव नहीं होना चाहिए उसके ऊपर। ही हैज़ नो फिजियोलॉजिकल टेंशन, कोई फिजियोलॉजिकल टेंशन नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग जो होते हैं डिप्रेशन में आ जाते हैं फिजियोलॉजिकली। ही हैज़ नो एंजाइटी, मतलब उसके अंदर बेचैनी घबराहट ये सब नहीं होनी चाहिए, तभी हम कहेंगे कि वो पर्सन गुड हेल्थ है। लेकिन आजकल बेटा इसमें से एक भी चीज़ ढूंढना ना बहुत नामुमकिन है। आजकल हर कोई कहीं ना कहीं अपनी ही ज़िंदगी में उलझा हुआ है ना। तो भाई हम लोग को उसके लिए क्या करना चाहिए, खुश रहना चाहिए। खुश रहोगे सारी प्रॉब्लम दूर रहेगी अपने आप ही। चलो भाई, डू नॉट फॉरगेट, क्या नहीं फॉरगेट करना है हम लोग को, टू क्लीन योर अवर आइज़, मतलब हमें आँखों को लगभग 2 बार मॉर्निंग में इवनिंग में धो लेना चाहिए साफ़ पानी से। टू क्लीन योर नॉस्ट्रल टाइम ऑफ टेकिंग बाथ, जब हम लोग नहा रहे हो तो अपने नाक को भी अच्छे से साफ करना चाहिए। टू यूज़ द हैंकरचीफ टू क्लीन योर नोज वाइल स्नीजिंग और ड्यूरिंग कोल्ड, जब आपको खांसी वगैरह आ रही हो, स्नीजिंग हो रही हो, छींक आ रही हो, तो आपको अपने हैंकी का यूज़ करना चाहिए, नहीं कि बगल वाले के मुँह पे ही छींक दिया, है ना। टू क्लीन योर टंग्स एंड टीथ लीस्ट ट्वाइस अ डे, अपनी जीभ को और अपनी टीथ को लगभग एक दिन में 2 बार साफ करना चाहिए। टू क्लीन योर बॉडी रेगुलरली, और बॉडी को तो रेगुलरली नहाना धोना चाहिए भाई, तभी तो साफ सुथरे रहेंगे। अब भाई हम लोगों ने इतना सब कुछ पढ़ लिया, हम लोगों ने हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में पढ़ा, न्यू वर्ड सीखे, गुड हेल्थ क्या होती है, उसके बेसिस पे क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये सब पढ़ लिया। अब हम लोग ज़रा बात करते हैं, डिजीज़ आर ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू 2 टाइप्स। जो डिजीज़ होती हैं, जो बीमारियां होती हैं, उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज़, दूसरा है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। तो बच्चे लोग आज हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ को देख लेते हैं, यहाँ तक हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। चलो तो देखो, कम्युनिकेबल डिजीज़ या इन्फेक्शियस डिजीज़ क्या होते हैं, दीज आर कॉज बाय द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये बताया था मैंने कि कम्युनिकेबल डिजीज़ जो होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फैलने से, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म फैलाते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है भाई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतने छोटे होते हैं कि जिनको आप लोग अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते, जिनको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी।
उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? उसमें हमारा बैक्टीरिया है, वायरसेस है, फंजाई है एंड प्रोटोजोन्स है। क्या कॉजल ऑर्गेनिज्म जो है, कैजुअल जहाँ पे ऑर्गेनिज्म है, डिजीज कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू अनदर मीन्स एयर वाटर। ये जो कैजुअल ऑर्गेनिज्म है वो क्या कॉज करते हैं? वो एक से दूसरे में कैसे फैलते हैं? तो वो हवा के ज़रिए फैल सकते हैं, वो वाटर के ज़रिए फैल सकते हैं, वो फूड के ज़रिए फैल सकते हैं, या फिर किसी फिजिकल कॉन्टैक्ट के ज़रिए फैल सकते हैं, या फिर कुछ इंसेक्ट भी होते हैं जो वेक्टर का काम करते हैं। वेक्टर मीन्स जानते हो आप लोग, पढ़े हो आप लोग वेक्टर क्या होते हैं? वेक्टर एक वाहक होते हैं, मतलब जो रोग को ट्रांसमिट करते हैं। जो क्या करते हैं, जैसे मॉनिटर को देखा है आपने क्लास में, आपका मॉनिटर जो है आपकी मैम तक सारी बातें लेकर पहुंच जाता है ना? तो आप क्या कर रहे हो सारी एक्टिविटी बताता है कि भाई मैम ये कर रहा था, वो कर रहा था। तो वैसे ही बिल्कुल वेक्टर भी होते हैं जो हमारे अंदर क्या करते थे, प्लाज्मोडियम बताऊंगी मैं इसको और डिटेल में। तो सपोज कर लो बस ऐसे ही कि वेक्टर जो होते हैं वो बीमारियों को फैलाने में हेल्प करते हैं। वो इंसेक्ट हो सकते हैं, इंसेक्ट होते हैं मेनली, जैसे मच्छर भी जो है वो वेक्टर है। तो ये जो कम्युनिकेबल डिजीज़ कॉज करते हैं, कम्युनिकेटेड ट्रांसमिटेड फ्रॉम डिजीज पर्सन टू हेल्दी पर्सन। कम्युनिकेशन कब होता है? भाई हमने छींका यहाँ पे, तो हमारी नाक से मुंह से निकली कुछ ड्रॉपलेट्स, हो सकता है किसी पर्सन में यहाँ पर गिरी और किसी पर्सन ने इस पर हाथ रखा तो भाई उसके अंदर जाएंगी वो। तो इस जरिए जो है एक से दूसरे में इंसान फैल रहा है, रोग फैला रहा है। अब देखते हैं कॉज ऑफ डिजीज़ कॉज क्यों हो रहे हैं? भाई कम्युनिकेबल डिजीज़ जो होते हैं वो कॉज होते हैं डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है? पहला है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है वो कॉज करता है कॉलरा, डायरिया, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड, डिप्थीरिया, टेटनस। अभी हम लोग भाई इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, तो घबराने की बात नहीं है, ठीक है। अभी बस शॉर्ट में पढ़ लें कि इसमें बैक्टीरिया क्या क्या फैलाता है। बैक्टीरिया कॉलरा फैलाता है, डायरिया फैलाता है, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड, डिप्थीरिया, टेटनस। जिसमें से आप कुछ के नाम तो जानते होंगे, कॉलरा वगैरह, खांसी वगैरह, डायरिया जानते हो कि दस्त आने लगता है, इसमें भी दस्त आता है कॉलरा में भी। ट्यूबरकुलोसिस टीबी की बात की जा रही है, टाइफाइड बुखार, ठीक है। डिप्थीरिया आप लोग जानते हो, डिप्थीरिया जो डीपीटी, टेटनस जानते हो आप लोग लोहे से, है ना। वायरस क्या होते हैं? वायरस कॉज करता है पोलियो, रेबीज, स्मॉल पॉक्स, मीसल्स, मम्स, है ना। तो जो वायरस होते हैं भाई बड़े खतरनाक होते हैं। पता है क्यों? क्योंकि जो है ये जो है निर्जीव की तरह भी वर्क करते हैं, मतलब ये नॉन लिविंग थिंग की तरह वर्क करते हैं और लिविंग की तरह। अगर वायरस जो है यहाँ पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे सपोज लो कोई वायरस, मान लो ये वायरस ये पड़ा हुआ है, तो ये डेड है, मरा हुआ है। लेकिन भाई जब ये मेरे कांटेक्ट में आया, जैसे ही मैंने किसी भी ज़रिए से मुझे मेरे कांटेक्ट में ये आ गया, तो ये क्या करेगा? तो ये एक्टिव हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? जब तक वायरस ज़मीन में पड़ा हुआ है तब तक वो इनएक्टिव है। जैसे ही वो किसी कांटेक्ट मतलब किसी लिविंग थिंग के कांटेक्ट में आएगा तो वो एक्टिव हो जाता है। तो कोरोना काल के केसेस में भी ऐसे ही था कि आप लोग को बोला जा रहा था कि डस्ट आप लोग बार बार हैंड मतलब सैनिटाइज़र करो, यूज़ करो, क्योंकि अगर मान लो यहाँ पर कोरोना वायरस है तो मैंने सैनिटाइजर यूज़ किया तो उससे मर जाएगा वो, है ना। और अगर मैं यहाँ पे कोरोना वायरस है मैंने उसको छुआ तो वो मेरे कॉन्टैक्ट में आएगा, मुझे इन्फेक्ट करेगा। समझ रहे हो बात को? तो पोलियो, रेबीज, स्मॉल पॉक्स, मीसल्स, मम्प्स जो है वो कौन फैलाता है? वायरसेस। प्रोटोजोआ की वजह से क्या क्या कॉज होता है? प्रोटोजोआ मलेरिया फैलाता है, अभी वायरसेस फैलाता है, काला अजर, स्लीपिंग सिकनेस, ये सारे फैलाता है। हेलमिंथेस जो होता है वो कॉज करता है टेटेनियस, एस्केरेसिस, फाइलेरिसिस एक्सेट्रा। फंजाई जो होते हैं रिंगवॉर्म, एथलीट्स फूट, ये सारे चीज़ें कॉज करते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने नॉर्मली पढ़ा है कि जो कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं वो किसी के जरिए फैलते हैं और उसमें कौन कौन से डिजीज़ आते हैं। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ठीक है वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी और फिर समझ में भी नहीं आएगा। तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो बेटा तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।